बीबीसी दुनिया में आज देखिए दुनिया के पहले परमाणु हमले के 75 साल। 75 साल पहले आज ही के दिन जापान के हिरोशिमा में अमेरिका ने गिराया था एटम बम। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुए इस हमले की पूरी कहानी कवर स्टोरी में, बचे लोगों के दर्द की दास्तां और आज के जापान की ख्वाहिश भी। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। कवर स्टोरी में जापान पर हुए एटम बम हमले की बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 56,000 से ज्यादा नए मामले, 904 लोगों की मौत। संक्रमण के कुल केस 29,64,000 से ज्यादा, करीब 13,28,000 ने दी बीमारी को मात। कोरोना संक्रमण को लेकर दुनिया भर में सख्ती। ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया से न्यू साउथ वेल्स आने वालों को अपने खर्च पर रहना होगा क्वारंटीन। हाई रिस्क वाले देशों से जर्मनी आने पर टेस्ट कराना जरूरी। फ्रांस और स्पेन में संक्रमण के मामले बढ़ने से बड़ी चिंता। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से हटाए गए एक दस्तावेज को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर विपक्ष। डॉक्यूमेंट में मानी गई थी मई में चीन के अतिक्रमण की बात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, दस्तावेज हटाने से नहीं बदलेंगे तथ्य। फेसबुक ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पेज से डिलीट की कोविड से जुड़ी एक पोस्ट में ट्रंप के हवाले से किया गया था दावा, कोविड-19 से लगभग इम्यून है बच्चे। फेसबुक ने दावे को बताया गलत जानकारी। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। पचहत्तर साल पहले आज ही के दिन जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने गिराया था एटम बम। इसने ऐसी तबाही मचाई जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। कवर स्टोरी में आज इसी की बात। एटम बम, भारत पाकिस्तान हो या फिर अमेरिका रूस, चीन ब्रिटेन हो या फिर उत्तर कोरिया, बाकी दुनिया को अपनी ताकत बयां करने के लिए इसी परमाणु हथियार की बात करते हैं। लेकिन जब कोई भी एक मुल्क अपनी फिक्र छुपाने के लिए ऐसे हथियारों का जिक्र करता है तो पूरी दुनिया की चिंता बढ़ जाती है। और इसकी वजह समझने के लिए आज से ज्यादा अहम तारीख नहीं होगी। 75 साल पहले यानी 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका ने दुनिया का पहला एटम बम गिराया। उसके 3 दिन बाद अमेरिका ने जापान के ही नागासाकी शहर में न्यूक्लियर बम गिराया। इन 2 धमाकों ने दूसरे विश्व युद्ध का अंत तो कर दिया, लेकिन इंसानियत को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। परमाणु हथियार किस कदर विनाश कर सकते हैं, इसका अंदाजा इन घटनाओं से लगा। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं आज जापान में क्या हुआ। परमाणु हमले की 75वीं बरसी पर जापान में मारे गए लोगों की याद में 1 मिनट का मौन रखा गया। जगह जगह प्रार्थनाएं की गई। हिरोशिमा के शांति पार्क में एक मेमोरियल की स्थापना की गई। कोरोना वायरस की वजह से इस साल ये कार्यक्रम बड़े पैमाने पर नहीं किया गया। हिरोशिमा के मेयर ने जापान के लोगों से एकजुट होने की अपील की। कार्यक्रम में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि दुनिया में परमाणु हथियार ना हो और इसमें जापान सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। हम परमाणु निरस्त्रीकरण के अपने सिद्धांत पर कायम हैं। परमाणु हथियारों को लेकर अलग अलग मतों वाले देशों के बीच हम पुल का काम करेंगे। हम दुनिया भर को परमाणु हथियार विहीन बनाने की दिशा में नेतृत्व प्रदान करेंगे। 6 अगस्त तड़के अमेरिकी एयरफोर्स का B-29 सुपर फॉस्ट्रस इनोला गे विमान तीनियन में अमेरिकी अड्डे से उड़ान भरकर जापान के ऊपर पहुंच गया। इसमें एक एक्सपेरिमेंटल बॉम्ब था जिसका कोड नेम लिटिल बॉय था। बॉम्ब के निशाने पर था हिरोशिमा शहर और पलक झपकते ही ये शहर देखते ही देखते तबाह हो गया। कितनी मौतें हुई इसका सही आंकड़ा अब तक मौजूद नहीं है। माना जाता है कि 3.5 लाख की आबादी वाले हिरोशिमा शहर के 1,40,000 बाशिंदे मारे गए थे। 3 दिन बाद नागासाकी पर गिराए गए बम ने 74,000 लोगों की जान ले ली। 1 हफ्ते के बाद जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया, मगर इन बमों से झुलसने और रेडिएशन के कारण आने वाले कई सालों तक लोग मरते रहे। इन धमाकों से जिंदा बचे लोगों को जापान में हिबाकुशा कहा जाता है, जिसका मतलब है बॉम्ब से बचने वाले लोग। इनमें से कुछ लोगों के जहन में आज भी उस दिन की यादें ताज़ा हैं। तेरुमी तनाका नागासाकी में गिराए गए बॉम्ब के सर्वाइवर हैं। अचानक मैंने जोरदार धमाका सुना।
मुझे नहीं पता था कि ये क्या था, मगर धमाका सुनते ही आसपास की हर चीज चमकदार सफेद हो गई। मैं हैरान था, मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं सीढ़ियों से उतरा और छिप गया। मैंने अपने आंख कान बंद कर लिए। जैसे ही मैं नीचे लेटा, बेहोश हो गया। बाद में जलकर राख हुए अवशेषों में कुछ ऐसा दिखा जो इंसानों जैसा लग रहा था। हर जगह ऐसे शरीर पड़े थे जो हड्डियों में तब्दील हो गए थे। 3 दिन तक बचाव कर्मी नहीं आए। ऐसे में झुलसे हुए या जख्मी लोग या तो जमीन पर गिरे थे या वहीं बैठे हुए थे। 救援の手が届かない人たちはそこにうずくまったり寝転がったり इन बमों से मिलने वाले जख्म जापान भूला नहीं है, जिसके कारण जापान परमाणु हथियारों का मजबूती से विरोध करता आया है। मगर उसकी मजबूरी यह है कि पड़ोस में एक और आक्रामक चीन है तो दूसरी ओर परमाणु हथियारों से लैस उत्तर कोरिया है। परमाणु धमाकों में बचे जापानी लोगों को लगता है कि 6 अगस्त 1945 से मिले सबक बुलाए जा सकते हैं। टोक्यो से रूपर्ट विंगफील्ड हेज की रिपोर्ट। हिरोतोमी इगारशी जापान के दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी हैं जो मानते हैं कि अब उनके देश को परमाणु हथियार विकसित करने चाहिए। उनका समूह जापान के लगभग 1000 अति राष्ट्रवादी संगठनों में से एक है जो चाहते हैं कि युद्ध के बाद बने संविधान और अमेरिका के साथ गठजोड़ को खत्म कर दिया जाए। हमारे पास परमाणु हथियार होने चाहिए ताकि दोबारा हम पर कोई बम न गिरा सके, खासकर अब जबकि हमें चीन से खतरा है। चीन ने जापान को 300 परमाणु मिसाइलों के निशाने पर रखा हुआ है और फिर उत्तर कोरिया भी है। वो देश ऐसा है जैसे बंदर के हाथ में उस तरह। 6 अगस्त को जापान हिरोशिमा की घटना को याद करता है। इस दिन हजारों लोगों की मौत का शोक मनाया जाता है और परमाणु हथियारों को खत्म करने की प्रतिबद्धता दोहराई जाती है। जब बम फटा तो आपने क्या महसूस किया? 83 साल की कीको ओगुरा उन चंद सर्वाइवर्स में से एक हैं जिन्होंने अपनी आंखों से तबाही का मंजर देखा था। उनका कहना है कि जैसे जैसे यादें धुंधली हो रही हैं, वैसे वैसे कभी परमाणु हथियार न बनाने का जापान का इरादा भी कमजोर होता जा रहा है। बचने वाले लोगों की चिंता ये है कि हमारे पास बहुत सारे पावर प्लांट हैं, यानी मटेरियल उपलब्ध है। हमारे पास प्लूटोनियम है और परमाणु हथियार बनाने की तकनीक भी। तुरंत परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जापान चाहता तो तुरंत परमाणु हथियार बना लेता। इनके पास 47 टन प्लूटोनियम है जो कि अन्य किसी भी परमाणु हथियार रहित देश से कहीं ज्यादा है। विश्व युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका में कोई ऐसा शख्स राष्ट्रपति बना है जिसने खुलकर और कई बार कहा कि अब जापान को अपनी रक्षा खुद करनी होगी। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। अगर जापान आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ रहा है तो इसका कारण यही है कि अमेरिका की ओर से दी गई सुरक्षा की गारंटी पर उसका भरोसा कम हुआ है। in US security guarantees. हिरोशिमा के बाद से जापान पिछले 75 सालों से अमेरिका की सुरक्षा में है। अब उसे चिंता है कि अगर अमेरिका सुरक्षा से पीछे हटा तो उसका क्या होगा। और जब हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया गया था तो शहर की 60% इमारतें तबाह हो गई थीं, मगर कई पेड़ तब भी सुरक्षित बच गए थे। तब ग्रीन लेगेसी नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसके तहत इन पेड़ों के बीजों को दुनिया भर में भेजा जा रहा है ताकि शांति को बढ़ावा दिया जा सके। बीबीसी की विटनेस हिस्ट्री टीम ने हिरोशिमा में इस प्रोजेक्ट की एक संस्थापक टोमोको वाटनाबे से मुलाकात की। उन्होंने हमें बताया कि जहां बॉम्ब गिरा उसके 2 किलोमीटर के दायरे में लगभग सब कुछ जल गया, लोग जिंदा जल गए। कई लोगों ने कहा कि कई सालों तक यहाँ कुछ भी नहीं उगेगा, लेकिन इन पेड़ों ने उनकी बात गलत साबित कर दी। और 75 साल बीत गए, लेकिन इतने बरस बीत जाने के बाद भी तबाही के निशान अब भी बाकी हैं। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे लेबनान में धमाके के बाद गम और गुस्सा। बीबीसी दुनिया में अब भी बहुत कुछ बाकी है। बने रहिए हमारे साथ, हम लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारे कासिम। बात लेबनान की, जहां राजधानी बेरूत में तबाही के निशान साफ दिखते हैं। 3 लाख लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े हैं। यहां 2 हफ्ते के लिए आपातकाल लगा दिया गया है। लेबनान के प्रशासन पर बदइंतजामी और देश को आर्थिक बदहाली की स्थिति में ला देने के आरोप भी लग रहे हैं। बेरूत के बंदरगाह क्षेत्र में रखे अमोनियम नाइट्रेट की अनदेखी भारी पड़ी। मंगलवार के जबरदस्त धमाके की वजह यही बना। धमाके के बाद सरकार ने कुछ अधिकारियों को नजरबंद कर दिया है। देखिए क्वेंटिन सोमरविल की ये रिपोर्ट, जिसकी कुछ तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं। लेबनान तमाम तरह के सदमों से घिरा देश। अब इस पर तबाही की एक और जोरदार चोट पड़ी है और इसकी वजह कुदरती नहीं है। बेरूत पोर्ट को तबाह कर देने वाले धमाके की वजह रासायनिक पाउडर का वो जखीरा है जिसे बेरूत के बीचों बीच सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। ब्लास्ट की धमक साइप्रस, सीरिया और इसराइल तक महसूस हुई। 2,500 टन अमोनिया नाइट्रेट से हुए इस धमाके का असर 1 किलो टन के करीब था। लेबनान में इसकी तुलना अमेरिका में हुए 9/11 हमले से की जा रही है। इस तबाही ने पूरे देश को हिला दिया है। बेरूत पोर्ट पर जब आग लगी तो लोग देखने के लिए अपनी खिड़कियों पर जुट गए और जब रसायन में विस्फोट हुआ तो वो भी लपेटे में आ गए। चार 4,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मानसिक आघात पूरे लेबनान को लगा है। इस दिन को वो कभी नहीं भूलेंगे, खासकर दुल्हन बनी इसरा सेबलानी। छोटे से कस्बे रास एल रीफ में इमारत सही सलामत है, लेकिन धमाके ने लोगों के दिलों में डर का कंपन ला दिया है। जेसी ख्वाजी दाऊद बेरूत के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में नर्स थीं। वो और उनके 3 सहकर्मियों की मौत हो गई। वो सिर्फ 31 साल की थीं। उनकी मौत पर 2 साल की एला और उनके पति आंसू बहा रहे हैं। नर्स का काम क्या है? क्या लोगों की जान बचाना नहीं है? क्या लोगों की देखभाल करना नहीं है? उसने यही किया। वो एक हीरो थी। उनकी मौत ड्यूटी करते वक्त हुई। वो लोगों को बचा रही थी और तभी उनकी मौत हो गई। इंसानी भूल की वजह से हुई तबाही को लेकर जेसी के अस्पताल में दुख और गुस्सा दिखता है, जो लंबे वक्त से जारी नाकारेपन का नतीजा लगता है। ये बड़ी तबाही है। आप जानते हैं कि हमारा संस्थान शहर में सबसे उम्दा है। हम कोविड संक्रमित लोगों की मदद कर रहे थे। हम लोगों का इलाज कर रहे हैं। यहाँ हेल्थ सिस्टम बस तबाही के कगार पर है। लेबनान के लोगों से बार बार उम्मीद की जाती है कि वो हादसों से उबरने का साहस दिखाएं। मे मेल्की को तमाम मुश्किलों के बीच शांति के एक लम्हे की तलाश है। 78 साल की मेल्की कई महीनों से बिजली कटौती झेल रही हैं। उनकी बचत डूबती जा रही है और अब ये हादसा। उम्मीद, हर कोई कहता है कि कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ। मैं इन बातों पर भरोसा नहीं करती। जब भी हादसे होते हैं, हर बार मैं उम्मीद संजोना चाहती हूँ। हम खड़े होकर फिर नई शुरुआत करते हैं। कई साल पहले जब मैं अमेरिका में थी, तब मुझसे पूछा जाता था कि क्या लेबनान को लेकर कोई उम्मीद है, यानी कोई उम्मीद नहीं है। पहले की दिक्कतों की वजह जो राजनेता हैं, उन्हें ही नई समस्या का समाधान करना है। वो अकेले ऐसा कर सकते हैं, इसकी उम्मीद ना के बराबर है। एक सीमा इस बात की भी है कि लेबनान कितनी दिक्कतें और झेल सकता है। जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देती हूँ, जो हमारे मुकाबले कम खुशकिस्मत थे कि वो इस हादसे की चपेट में आ गए। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए वायरस से कैसे बचाएंगे रोबोट्स, जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। बीमारी से बचाव का जिम्मा रोबोट्स का। जी हां, ऐसा हो रहा है लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर। कई महीनों तक अलग थलग रहने के बाद हवाई यात्रा करना तो दूर, भीड़ भाड़ भरे एयरपोर्ट पर जाने का ख्याल भी डरावना लग सकता है। हम लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट गए और देखा कि इसे सुरक्षित बनाने के लिए क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं। पहले इन रोबोट्स को अस्पतालों में फैलने वाले संक्रमण को खत्म करने में इस्तेमाल किया जाता था, मगर अब हीथ्रो एयरपोर्ट के हर टर्मिनल पे ऐसे एक रोबोट को तय रास्तों और उन जगहों को डिसइंफेक्ट यानी रोगाणु मुक्त करने में लगाया गया है जहां अक्सर हाथ लगते हैं। ये यूवीसी लाइट इस्तेमाल करता है और वायरस यूवीसी लाइट से बच नहीं सकते। इस तरह ये वायरस को फैलने से रोकता है और मार डालता है। ऑन होने के शुरुआती कुछ सेकंड्स में कमरे से त्वचा के जलने जैसी गंध आती है। ये गंध जमीन पर पड़ी किसी भी चीज की हो सकती है। जलने से होने वाले नुकसान से बचने का एक ही तरीका है, इसे काम पर तब लगाया जाए जब आसपास कोई न हो। इसमें मोशन और वाइब्रेशन सेंसर लगे हैं जो देखते हैं कि कोई अचानक इसके सामने न आ जाए। ये रोबोट काफी फुर्ती से काम करता है। यहाँ एयरपोर्ट पर ये रोबोट 2.5 घंटों में 18,000 वर्ग मीटर को रोगाणु मुक्त कर सकता है। एयरपोर्ट पर आपको जिस रास्ते से चलना होगा उसका चुनाव बड़ी सावधानी से किया गया है। लिफ्ट के बटन पर स्टिकर लगाए गए हैं, एस्केलेटर के हैंडल पर रैपर लगाए गए हैं। आप सोचिए कि जहाँ जहाँ वायरस है वहाँ पर आपने सैनिटाइजर स्प्रे कर दिया है। आप इसे एस्केलेटर के हैंडल पर बांधिए और कई महीने तक वायरस की चिंता के बगैर छूते रहिए। यहाँ मास्क पहनना जरूरी करने से लेकर लोगों का तापमान चेक करने के लिए कैमरा डिटेक्शन सिस्टम लगाने का भी परीक्षण किया जा रहा है। यहाँ कमी बस एक ही चीज की है, यात्रियों की। तो चुनौती नई है तो उससे निपटने के लिए तकनीक भी नई है। और उम्मीद भरी खबर आई है एक प्रजाति के लिए जो खतरे में है। ऑस्ट्रिया के वियना के एक जू में 4 नन्हे मेहमान आए हैं। ये हैं चीते के 4 बच्चे। अफ्रीका के सवाना में रहने वाली चीता की इस प्रजाति पर खतरा मंडरा रहा है, पर उम्मीद दिखा रहे हैं ये छोटे छोटे 4 नन्हे बच्चे जो चिड़ियाघर में आए। और कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @BBC Sarika। तो BBC दुनिया में फिलहाल इतना है।